हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आदित्य और मैं आज लेके आया हूं गूगल समर ऑफ कोड की पूरी सीरीज। ये सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी जीसॉक की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहती है, उसमें सिलेक्शन कैसे होता है, क्या उसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है और कब आपको कंपनीज के साथ अप्रोच करना है और बहुत सारी चीजें। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं इसमें खुद के टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूँ। तो आप जल्दी से इस सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जीसॉक क्या है वो समझने से। तो जीसॉक को अच्छे से समझने के लिए आपको ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कुछ आईटी की ऐसी सर्विस जो आप यूज करते हो और बदले में आप उसको पैसे नहीं देते। मतलब कि लिनक्स, अगर आप एग्जांपल ले लीजिए विंडोज और लिनक्स का। विंडोज अगर आपको एक्सेस करना हो तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। और अगर हम लिनक्स की बात करें तो उसकी सर्विस यूज करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, प्लस उसके अपडेट्स आते ही रहते हैं। ये इसी वजह से पॉसिबल है कि उसकी कम्युनिटी बड़ी है। तो लिनक्स के जो डेवलपर्स है उसका जो सोर्स कोड रहता है कोई एप्लीकेशन का, वो ओपन होता है, तो वो आप इजीली अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बिजनेस है और वो नॉन प्रॉफिटेबल है तो वो वर्क कैसे करता है। तो वो उसका अच्छे से मैनेज हो सके, मतलब कि वर्किंग प्रॉपरली हो सके, उसके लिए वो लोग कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपर्स रहते हैं, जैसे कि कोई फ्रंट एंड डेवलपर्स, कोई बैक एंड डेवलपर्स, ऐसे ऐसे। तो ये डेवलपर्स ऐसे ही हमारे जैसे एक टाइम पे बिगनर्स थे, मतलब कि जो इसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बाद में वो लोग कम्युनिटी के टच में आए, उसके नेटवर्क में ज्वाइन हुए और उसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जिसको हम मेंटर्स कहते हैं। तो मेंटर्स हमको गाइड करता है। तो इसी तरह ये पूरा ओपन सोर्स का नेटवर्क जो है वो चलता रहता है। लेकिन अभी बात करते हैं जीसॉक। तो जीसॉक एक ऐसा ब्रिज है जो स्टूडेंट्स को ओपन सोर्स के साथ कनेक्ट करवाता है, क्योंकि कभी कभार ओपन सोर्स में कम्युनिटी सपोर्ट कम हो जाता है। ये गूगल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लेता है कि हम ओपन सोर्स को एग्जिस्ट करने देंगे, मतलब कि सारे यंग एंथुसियास्टिक जो है कोडर्स, मतलब कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स, तो उन लोग को स्टाइपेंड प्रोवाइड करके वो अच्छी सी मतलब लालच देते हैं कि आप इधर आ जाके अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। और जैसे ही एक बार हम उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब कि 3 महीने जो हमारा समर वेकेशन में कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसके बाद वो हम उसके टच में आ जाते हैं। मतलब कि जो मेंटर्स है वो हमको टास्क असाइन करते रहते हैं कि भाई आपका ये नॉलेज अच्छा है तो क्या आप ये हमारे मतलब कर सकते हो, क्या ये फीचर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाद में वो आप पे डिपेंड रहता है कि आपको कितने टाइम तक उस कंपनी के साथ टच में रहना है। पर इनिशियली स्टार्टिंग 3 मंथ्स आपको टच में रहना ही पड़ेगा अगर आपको गूगल सर्टिफिकेशंस और गूगल पर्क्स चाहिए तो ये था पूरा जीसॉक का मतलब इंट्रोडक्शन। तो अभी जीसॉक ब्रिज कैसे मतलब ब्रिज जो बना रहा है जीसॉक, वो कैसे इंक्लूड करता है। तो जीसॉक ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों ने विजिट किया ही होगा, गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट। पर बहुत से लोग को कुछ मालूम नहीं पड़ा होगा, तो उसको अच्छे से हम बाद में देखेंगे। पर पहले हम एक सेंटर पॉइंट पे आते हैं कि हमको जीसॉक में पार्टिसिपेट करना है तो हमको क्या आना चाहिए, दैट इज कोडिंग। कोडिंग इज मेन फॉर होल जीसॉक। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर आप एकदम बिगिनर हो, जैसे कि अभी किसी ने जस्ट कॉलेज स्टार्ट की हुई है, तो आप जीसॉक में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो, तो आप कैसे करोगे, पूरी आपकी जर्नी क्या होगी, आपका रोड मैप क्या होगा। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो पहले कोड कैसे करना है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी कोड लिखे तो एक दूसरे कोडर को भी समझ आना चाहिए, तो उस हिसाब से लिखना। मतलब कि कमेंट्स प्रॉपरली मेंशन करना, या फिर अगर आप कुछ वेरिएबल बना रहे हो तो कुछ सेंसिबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वेरिएबल ए बी सी डी बना दिया, ऐसा नहीं। ऐसे कुछ नंबर के लिए ले रहे हो तो num1 num2, या फिर किसके लिए मल्टीप्लाई के लिए अगर नंबर ले रहे हो तो मल और नम, MUL कैपिटल N स्मॉल NUM, मतलब ऐसा।
तो ऐसा कुछ नेमिंग कन्वेंशन वगैरह फॉलो करने चाहिए, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज कोडिंग, मतलब कि अभी ये सीरीज के ये फर्स्ट वीडियो में मैं ये दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज कोडिंग और हाउ टू कोड। और दूसरे थर्ड एंड फोर्थ के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज कोडिंग। तो कोडिंग मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो रियल वर्ल्ड में और उसका अगर आपको ऑटोमेट करना हो, मतलब कि कंप्यूटर के मदद से आपको सॉल्व करना हो, तो उसके लिए आप कंप्यूटर में कुछ कोड लिखेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम कोडिंग बोलते हैं। ये आप में से बहुत किसी लोगों को मालूम होगा। अभी बात कर लेते हैं कि कौन से 5 स्टेप्स है, मतलब कि अगर कोडिंग करना हो तो क्या कोई भी कोड कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ स्ट्रेटेजी होती है, एकदम स्टेप वाइज आपको फॉलो कराते हैं। और बहुत से कॉलेज में ये पूरे 5 चीज फॉलो कराई जाती है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में नहीं करते, तो आप ये खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट विथ बेस लैंग्वेज, मतलब कि पहले सी लैंग्वेज या फिर कोई ऐसी बेस लैंग्वेज स्टार्ट उधर से आप करना है। मतलब कि अभी पहले अगर आपको कोई फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में बोल दे कि आपका फील्ड क्या है, कि आपको एआई में जाना है, कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, क्या एथिकल हैकिंग में जाना है, तो आप बोल दोगे कि मेरे को एआई में जाना है। पर एक बार आप चालू करोगे पाइथन या उसका मतलब रोड मैप देखोगे और बाद में उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आप देखोगे, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि ये तो मेरे को मतलब आता नहीं है, मतलब कि मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, पर मैं एआई में जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो उसके लिए पूरा रोड मैप होता है कि भाई पहले मैं पाइथन सीखूं, बाद में उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखूं। ऐसे ही मैंने ये सारे 5 स्टेप्स लिखे हैं कि पहले आपको सबसे बेस जो लैंग्वेज है उधर से आपको स्टार्ट करना है। अभी मान लीजिए कि हर एक कोई ग्रेजुएशन सिलेक्ट करता है आईटी के फील्ड में, तो उसके फर्स्ट सेम में सी लैंग्वेज होती ही है। इसके लिए मैंने इधर प्रेफरेबल सी लैंग्वेज ही रखा है, क्योंकि आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करो तो आप डीएसए भी उसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपको बेस लैंग्वेज से स्टार्ट करना है। बाद में सेकेंड स्टेप है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपको ये बताएगा कि आपको कैसे सोचना है। एक ही प्रॉब्लम को 3-4 अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उसमें से सबसे एफिशिएंट कौन सा है, सबसे कम मेमोरी कौन सा यूज करता है, सबसे फास्ट कौन सा है, वो सब आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से पता चलेगा। तो आपको कोई सी लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज, ये दो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सी और जावा की मदद से आप डीएसए सीखे तो ज्यादा बेहतर है। आप सी प्लस प्लस में भी डीएसए सीख सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर सी एंड जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और एक नॉर्मल मतलब स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। तो आप दोनों में आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस मेन क्या है। और डीएसए का मेन जो लॉजिक पार्ट आता है वो ये दो लैंग्वेज में शायद 90% ऑफ डीएसए आ जाता होगा। तो उसी के सारे मतलब आप कॉन्सेप्ट दूसरी लैंग्वेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेनली डीएसए मतलब लॉजिक, कोई भी प्रोग्राम का लॉजिक क्या है। अभी थर्ड आता है स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ ली तो वो सिर्फ आपने किताब में से पढ़ी या फिर कोई कोर्स लेके पढ़ी, पर आपने कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया होगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी कोर्स किसी भी लैंग्वेज का अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके सारे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करते रहिए, और ऐसे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कीजिए कि उसमें कुछ आप इनोवेटिव ला सकें। ऐसा नहीं कि हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मतलब उधर आप देख रहे हैं वही इम्प्लीमेंट करना है, पर घर पे जाके या फिर आपके फ्री टाइम में जब भी आपको टाइम मिले तो वो जो प्रोजेक्ट था उसमें कोई नया अपडेट लाना। क्योंकि मतलब कि अभी मान लीजिए मैंने जावा का कैलकुलेटर सीखा या फिर सी लैंग्वेज में कैलकुलेटर सीखा, लेकिन मैं घर पे जाके ये सीखूंगा कि भाई ये कैलकुलेटर के रिजल्ट को मैं स्टोर कैसे कर सकता हूँ या फिर एक्सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। ये ऐसा मतलब एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही आप अलग अलग फीचर्स मतलब ढूंढ सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कुछ न कुछ नया सोचेंगे, आपका कुछ लॉजिक बिल्डिंग होगा। बाद में जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको कुछ एरर्स मिलेगी, मतलब कि आप मोर फेमिलियर हो गए उस सी लैंग्वेज से। हो सकता है वो कंपाइलेशन एरर हो, और बाद में अगर कोई एरर आपको मतलब सॉल्व करने वाला ना मिले तो आप गूगल करेंगे। बाद में रेडिट हो या फिर गीक्स फॉर गीक्स हो, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स के आप टच में आएंगे। इन शॉर्ट आपका पूरा कोडिंग एनवायरनमेंट तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने ये थर्ड पे डाला हुआ है स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। अभी फोर्थ की बात करते हैं स्टार्ट कंप्लीटिंग। मतलब कि आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, पर उसको सॉल्व करने के लिए आप 1 दिन ले रहे हो, 2.5 दिन ले रहे हो या फिर उससे ज्यादा। तो एक बार आप कॉम्पिटिंग मतलब कि कुछ मैं वेबसाइट्स आगे बताऊंगा जिसके मदद से आपकी जो नॉलेज है उसको उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे और कुछ टाइम भी होगा, और जो कम टाइम में सॉल्व करेगा उसका रैंकिंग बढ़ेगा। इन शॉर्ट आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, मतलब कि कॉम्पिटिशन में रहकर आपको रैंक करना है।
इससे क्या होगा, आप जो बड़ा कोड लिख रहे हो 10 लाइन का, वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आप मतलब प्रो लेवल तक धीरे 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 बढ़ते जाएंगे कोडिंग के पूरे ऐसा एनवायरनमेंट में। और फिफ्थ स्टेप है लर्न कोडिंग एथिक्स एंड इंजीनियरिंग एथिक्स। मतलब कि एक्चुअली तो ये थर्ड सेम या फिर फोर्थ सेम में आपको सब्जेक्ट्स आएंगे कॉलेज में, अगर आप पढ़ रहे हो आईटी इंजीनियरिंग या फिर सीएसई या फिर सीई में। पर अगर अलग से बात करने जाऊँ तो मैं ये पूरे सीरीज में बीच बीच में किधर ना किधर आपको ये बताता रहूंगा कि ये सारे क्या होते हैं। कोडिंग एथिक्स मतलब कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कैसे पूछ सकते हो, क्या मेन पार्ट है, क्या आपको मतलब कॉपी पेस्ट करना है। ऐसा थोड़ी आता है कि भाई पूरी कोई एरर आपको प्रोसेस, मतलब कि जावा का आप कंपाइलेशन कर रहे हो तो आपको एरर आती है तो आप क्या पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दोगे गूगल में, ऐसा होता है। या फिर अगर कोई मेंटर हो आपके पास या फिर कोई आपका सीनियर हो जूनियर हो तो आपको उसका पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, सिर्फ एक लाइन जो मेन उसका इंट्रोडक्शन दे रही है कि भाई ये एरर है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो इसी को हम एथिक्स वगैरह बोलते हैं कि भाई हमको कैसे बात करनी है हमारे सीनियर्स के साथ, कैसे हम क्वेश्चन पूछने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये क्वेश्चन है, मतलब कि अभी मेरे को पाइथन प्रोग्राम ऐड टू नंबर्स नहीं आता तो मैं डायरेक्टली ये पूछ लूं, ये मैं किसी को नहीं पूछ सकता। अगर एडिंग द टू नंबर्स में कुछ एरर आ रहा है तो वो मैं पूछूंगा। तो इस हिसाब से सॉरी, तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीजें आगे मैं ये पूरी सीरीज में दिखाऊंगा। अभी हम बात करते हैं कि रफली के पूरा ये कोडिंग होता है वो क्या होता है। तो डीएसए के बेस ऊपर जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऐसे ही ये पूरा ग्राफ प्रेडिक्शन है कि भाई इतना इतना आपको आना चाहिए। तो बस आपको यही बता दूं कि ये प्रोग्रामिंग ऐसी एक जर्नी है जहाँ पे आप बहुत सारे एरर्स फेस करेंगे, लेकिन आपको एरर आते ही रुक नहीं जाना है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। आपको मल्टीपल अलग अलग मतलब ऑप्शंस ट्राई करने हैं और ट्रायल एंड एरर आपको फॉलो करते रहना है। और ये सबसे मेन बात बता दूं कि चीट शीट्स, ये जो मैंने इधर चीट शीट्स मेंशन किया हुआ है, ये सबसे आपको मतलब बेस्ट बोलूं तो एकदम ही काम आएगा आपके आगे जाते हुए। क्योंकि अभी अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या फिर फोर्थ ईयर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अभी तक आपने शायद जॉब चालू नहीं की होगी। तो जैसे ही आप जॉब चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे को ये कुछ कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस जो है, मान लीजिए मैंने सी लैंग्वेज फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मेरे 4 साल कंप्लीट हो गए और बाद में जब मैं जॉब करने जा रहा हूँ और वो सी लैंग्वेज के ऊपर ही पूरा वर्क करती है, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो गए जो मैं भूल चुका होगा। तो इसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ कि अगर कोई नई लैंग्वेज आप जब भी सीखते हो तो ये चीट शीट जरूर बनाना। और अगर आपने सीख चुकी है ऑलरेडी तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल पे किधर भी आप सर्च कर सकते हैं कि चीट शीट फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये मैं लास्ट ऑप्शन रखता हूँ कि आपको सर्च नहीं करना है, हो सके उतना आप खुद से बनाओ। क्योंकि जब आप खुद से बनाओगे तो आपका पूरा लॉजिक, मान लीजिए आपको अरेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रह रहा है, तो उसमें आप ज्यादा डिटेल में लिखोगे चीट शीट में। तो उसी के लिए आपको मैं बता मतलब रिकमेंड करता हूँ कि अगर खुद की चीट शीट बनाओगे तो खुद के टॉपिक्स के क्लियरेंस, मतलब कि जितना ज्यादा कोई टॉपिक में आपको समझ आ रहा है तो उसका आप कम लिखोगे चीट शीट में और आपका शॉर्ट बनेगा उतना ही। तो बस इसी के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि चीट शीट्स बनाना। और स्टार्टिंग में अगर आप सी लैंग्वेज के लिए बना रहे हो तो हो सकता है आपकी लंबी बने थोड़ी, मतलब कि 5-6 पेजेस की ऐसा कुछ लंबी बने। पर जैसे ही आप नई नई लैंग्वेज सीखते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि चीट शीट में क्या इंक्लूड रहना चाहिए। बहुत से बच्चे मतलब स्टार्टिंग करते हैं, बाद में बोलते हैं कि मेरी तो पूरी बुक जैसी बन गई चीट शीट की। ऐसा नहीं होता है, आप बस ट्रायल एंड एरर का फॉलो करते रहिए। तो आइए अब मटेरियल की बात कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि ये सेक्शन मैंने आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस नहीं किया है। इसके लिए अभी ये सेक्शन को देखने के लिए आपको फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल और इस वीडियो को लाइक कर देना है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स और ये लिंक्स जो है मैंने उधर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के थ्रू आपको शेयर किया हुआ है, तो आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको बस इंट्रोडक्शन देगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप जो कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, आपको अपडेट रखने के लिए कि आईटी की कुछ कुछ नई नई चीजें आती रहती है, उधर से आप अपडेट रह सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं क्या इतना काफी है, क्या आपने इतना वीडियो देख लिया और समझ लिया और बाद में क्या आप जीस्टॉक के लिए मतलब है एलिजिबल। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट पता है, मतलब कि अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए।
और उसको कैसे प्रॉपरली अरेंज करना है। बाद में उसमें कुछ एक्सपीरियंस का थोड़ा सा कुछ डाल सकता है कि भाई स्लोप में अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स में देखे आपको मतलब समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये सिर्फ पूरा नॉलेज बेस्ड था। अभी नॉलेज आप लेते लेते कितना आपने प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस किया है, वो दोनों आपको टेस्ट करेगा ये जीसॉक। और अगर आपका प्रैक्टिस इनफ है तो फिर आप जीसॉक में जरूर सिलेक्ट होगे। तो मेंटर्स का भी मेन फोकस यही रहता है कि आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़े और सर्टिफिकेट ले कि भाई मैंने कोर्सेरा या फिर कोई पर्टिकुलर फेमस प्लेटफॉर्म है उधर से मैंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता। अगर आपने मतलब उसी के नीचे अगर आपने ये भी ऐड किया हुआ है कि भाई मैंने उसके ये पढ़ने के बाद मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट किया है, ये मेरी गिटहब की लिंक है और ये इसका वीडियो है शॉर्ट, तो वो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो यही था पूरा, मतलब कि ये अभी सिर्फ 5% कंप्लीट हुआ है, अभी 95% बाकी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ नॉलेज के बारे में हमने बात की है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। तो प्रैक्टिस के बारे में बात होगी, बाद में एप्लीकेशन के बारे में बात होगी, और ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे जैसे ये जीसॉक 2023 अनाउंस होता है उसके पहले हम पूरे कंप्लीट रेडी हो जाएंगे। जीसॉक 2023 अनाउंस होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मतलब रीच आउट करना है। अभी से आप जस्ट अपना नॉलेज क्लियर कीजिए, आप हो सके उतना पढ़िए, हो सकता है उतना नॉलेज गेन कीजिए। मतलब कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक फील्ड है वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट में हो सके उतना आप एक्सप्लोर कीजिए, अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए। और बस आप इतना याद रखना है कि शायद रफली मैं बता दूं नवंबर 10 या फिर उसके आसपास जीसॉक 2023 अनाउंस होगा, या फिर नवंबर 5। तो आपको बस उससे पहले पहले आपका पूरा ऐसा लिस्ट तैयार हो जाना चाहिए कि मेरे को कोडिंग का इतना नॉलेज है, मैं इतनी इतनी लैंग्वेजेस कर रहा हूँ और इतना इतना नॉलेज है। तो बाद में हम नेक्स्ट स्टेप मतलब चालू होगा उसके बाद से। लेकिन अभी तक मैं आपको यही बोलूंगा कि आप हो सके उतना ज्यादा पढ़ लो। तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीरीज को मतलब एक्सेस कर लेना और लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।